हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास त्रिवेदी एंड आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक। बट इस टॉपिक को शुरू करने के पहले ये वीडियो देखिए, और टॉपिक खत्म होने के बाद अगर आपको वीडियो पूरा अच्छा लगता है, ये लेक्चर पूरा अच्छा लगता है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का मुद्दा आपको पता चल गया है कि ये बहुत अहम मुद्दा है। हांगकांग सिक्योरिटी लॉ ये चाइना की पार्लियामेंट से पास कर दिया गया है, और पास करने के बाद चाइना कुछ और कह रहा है, लेकिन विश्व के बड़े सारे लीडर्स की प्रतिक्रिया अलग-अलग आ रही है। अगर हम इस बारे में बात करें, तो हम ये देखते हैं कि चाइना के हवाले से एक तरह से ये कहा गया है कि ये सिर्फ हांगकांग की सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर हम प्रीमियर ली केकियांग की बात को देखें तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि दिस लॉ वाज़ डेज़िग्नेट फॉर स्टेडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम एंड हांगकांग लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। उन्होंने ये बताया है कि ये लॉ पास करने के बाद चाइना की जो वन कंट्री टू सिस्टम की पॉलिसी है, ये काफ़ी मजबूत होगी, और साथ-साथ ही हांग हांगकांग का जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी है, इसको भी पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन क्या ये बात सही है? क्योंकि चाइना जिस तरह से आजकल काम कर रहा है, उसकी बात पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। और जैसे ये लॉ पास होता है, उसके बाद यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी एक मिली-जुली प्रतिक्रिया आती है, और साफ-साफ इसमें ये कहा जाता है कि दिस सिक्योरिटी लॉ वुड dramatically erode Hong Kong's autonomy and the system that made it so prosperous। साफ-साफ इन्होंने ये कह दिया कि नाटकीय रूप से एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा हांगकांग को ऑटोनॉमी मिली थी, अब वो पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चाइना के इस हरकत से हांगकांग तो परेशान है, साथ-साथ विश्व के जो अन्य देश हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन चाइना क्या कहता है? चाइना बार-बार ये कहता है कि नहीं, इससे हांगकांग की को हम सुरक्षा देंगे और ऑटोनॉमी और बेहतर होगी। इस पर अगर हम बात करें तो फिल रॉबर्टसन, जो डिप्टी डायरेक्टर है ह्यूमन राइट्स वॉच के, ह्यूमन राइट वॉच एक बहुत बड़ा एनजीओ है, और इसकी जो एशिया डिवीजन की जो ब्रांच है, उसमें डिप्टी डायरेक्टर फिल रॉबर्टसन का यह कहना है, गिवन हाउ ब्रॉडली डिफाइंड द टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड सबवर्जन आर, even protest that criticizes the Hong Kong and Chinese government can be construed as violating the law, thus banned and their participants arrested। इन्होंने साफ-साफ ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति हांगकांग या चाइनीज गवर्नमेंट के लिए कोई भी चीज बोलता है, या एंटी हांगकांग या एंटी चाइनीज गवर्नमेंट अगर कोई भी रिमार्क करता है, तो इस लॉ में जो डिफाइंड टर्म है नेशनल सिक्योरिटी और सबवर्जन, इसके तहत ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा सकता है, और साथ-साथ जो पार्टिसिपेंट है उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अब देख लीजिए कि ये कितनी बड़ी बात है। बीजिंग इस चीज को नकार रहा है। वो ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 1997 के बाद की अगर हम बात करें, तो हांगकांग में ये जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट के चलते जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कहीं न कहीं खतरे में है। तो इस खतरे को देखते हुए एक नई सिक्योरिटी लेजिस्लेशन को लाने की जरूरत थी, जो इस लॉ के माध्यम से आ गया। अब फिर से वही बात, अगर बाहर के देश कुछ बोलेंगे तो चाइना कुछ बोलेगा, चाइना कुछ बोलेगा तो बाहर के देश इसकी प्रतिक्रिया करेंगे।
लेकिन अगर अंदर के ही व्यक्ति प्रतिक्रिया करें तो समझ में आता है। जैसे अगर हम बात करें प्रो डेमोक्रेसी हांगकांग लेजिस्लेटर डेनिस कॉक का कहना है, दिस इज द एंड ऑफ हांगकांग। और साथ साथ इन्होंने ये कहा, बीजिंग द सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली ब्रीच्ड इट्स प्रॉमिस टू द हांगकांग पीपल, दे आर कंप्लीटली वॉक्ड बैक ऑन देयर ऑब्लिगेशन। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि ये हांगकांग की ऑटोनॉमी का एंड है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट है उसने जो वादा किया था 1997 में कि अगले 50 सालों तक वो किसी भी तरह से ऑटोनॉमी को नहीं छेड़ेगा, वो प्रॉमिस उसने ब्रीच कर दिया। ये जितनी भी चर्चा हुई है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही है वो हांगकांग के बेसिक लॉ के बारे में निकल के आ रही है। और खासकर बेसिक लॉ में ऐसा क्या है जिसके बेस पर डिप्लोमेटिकली चाइना ने इस तरह का लॉ निकाल दिया। तो बेसिक लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक लॉ के बारे में आपको बताया था। लास्ट लेक्चर मेरा चाइना और हांगकांग के रिलेशन से लेकर रिलेटेड था। यदि किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को देख ले, बेसिक लॉ अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बार, चूंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है इसलिए बेसिक लॉ को डिस्क्राइब करना जरूरी हो गया। तो बेसिक लॉ की अगर हम बात करें तो इसी बेसिक लॉ को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था ये 1997 में आया था, जिसके तहत साफ साफ ये कह दिया गया था कि इट अलाउज हांगकांग टू एंजॉय एक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर। कि ये हांगकांग को जितने भी इंटरनल मैटर है, चाहे वो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे लेजिस्लेशन से हो या जुडिशरी से रिलेटेड हो, ये सारी पावर देते हैं। लेकिन इसमें चाइना ने अपने सेफ साइड के लिए दो चीजें और रख ली। चाइना ने अपने पास दो चीजें रखी कि यदि डिफेंस से रिलेटेड कोई मामला आता है या फॉरेन अफेयर से रिलेटेड कोई मामला आता है तो इसमें जो लॉज बनाए जाएंगे वो चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। यानी यहाँ पर वन कंट्री टू सिस्टम को की फिलॉसफी को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया गया। और आपको पता है कि ये बेसिक लॉ 1997 में इसलिए आया था क्योंकि 99 इयर्स की लीज के बाद, चूंकि हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी रहा है और 1997 में 99 इयर्स का लीज खत्म हो रहा था, तो इस चीज के बाद कि हांगकांग को फॉर्मली आप चाइना को दे देंगे, इसके लिए 1984 में एक डिक्लेरेशन हुआ था। और ये डिक्लेरेशन उस समय के चाइनीज प्रीमियर डेन शॉपिंग और ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, इनके बीच में किया गया था। और साफ साफ चाइना ने वादा किया था कि वो किसी भी तरह से अगले 50 साल तक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी भी ऑटोनॉमी को वायलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन वायलेशन तो हो गया। चाइना ने इस लॉ के माध्यम से हांगकांग पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया। आपको पता है कि हांगकांग प्रो डेमोक्रेटिक रीजन है, जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम है और कहीं ना कहीं वहां के लोग चूंकि ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं, उनकी भाषा भी ज्यादातर इंग्लिश है, तो वो अपने आप को ये समझते हैं कि उनको अन्य देशों की तरह पूरी तरह से बोलने की आजादी है, कुछ भी करने की आजादी है। लेकिन चाइना को यही नागवार गुजर गया और फाइनली चाइना ने 28 तारीख को नेशनल सिक्योरिटी बिल लागू कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी बिल लागू करने के लिए बेसिक लॉ के, जैसा मैंने बताया है कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 18 बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इन्हीं को बेस बनाकर ये जो है लॉ लाया गया है। हालांकि बेसिक लॉ में साफ साफ ये लिखा गया है कि हांगकांग की अथॉरिटी को ये ऑथराइजेशन है कि ट्रीजन, सिसेशन, सेडिशन, सबवर्जन के अगेंस्ट कोई भी लॉ वो बना सकती है। हालांकि इस चीज की पहल की गई थी, इस चीज की पहल 2003 में की गई थी और 2003 में जो पहल की गई थी ये तंग ची वा के द्वारा की गई थी। लेकिन उस समय क्या हुआ? उस समय an attempt to enact Article 23 in 2003 was shelved after 500,000 people took the street in protest। इसका बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि इस लॉ के अंतर्गत ये भी एक प्रोविजन था कि बिना वारंट के पुलिस सर्च कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम को ब्रीच कर रहा था।
इस वजह से 2003 में ये जो बिल आया था, इस बिल के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद 2014 की अगर हम बात करें, 2014 में अम्ब्रेला रेवोल्यूशन, इसमें आपने देखा होगा बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, लगभग 5 मिलियन के आसपास जो है लोग यहाँ पर सड़कों पे उतर आए थे। और फिर 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में जितने भी प्रो डेमोक्रेसी सपोर्टर्स थे वो सारे लोग उतर आए। किसके लिए? एक्स्ट्राडिशन, जो एंटी एक्स्ट्राडिशन बिल जो आया था उसके खिलाफ सारे लोग उतर आए। क्यों उतर आए? क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा हो गया तो उनकी जो फ्रीडम है बोलने की, वो फ्रीडम कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि कहीं ना कहीं यदि कोई नेशनल सिक्योरिटी, चूंकि सिक्योरिटी का मुद्दा चाइना के पास है और चाइना के खिलाफ सिक्योरिटी को लेकर अगर कोई इस सिक्योरिटी को का उल्लंघन करता है तो उसका ट्रायल इवन हांगकांग में हो, लेकिन उसको सजा, उसको जेल चाइना की मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि एक्स्ट्राडिशन बिल कितना खतरनाक था। अब एक्स्ट्राडिशन बिल के खिलाफ लगभग आप 10 से 15 मिलियन लोग सड़क पे उतर आए थे 2019 में। वो तो आप ये देख लीजिए कोविड 19 के चलते देखा जाए तो थोड़ा सा ये जो प्रोटेस्ट है कम हुआ है, लेकिन कोविड 19 के पहले क्या सिचुएशन थी, आए दिन हांगकांग में प्रोटेस्ट हुआ करता था। और कहीं ना कहीं बीजिंग की जो सरकार थी, चाइना की जो सरकार है, वो इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो गई थी और जल्दी से जल्दी हांगकांग पर वो नकेल कसना चाहती थी। और इसीलिए आर्टिकल 23 को सहारा बनाया गया, क्योंकि साफ साफ इसमें ट्रीजन, सेसेशन, सेडिशन, सबवर्जन जैसे जो है क्या कहते हैं वर्ड्स यूज किए गए हैं। और आर्टिकल 23 कहीं ना कहीं चाइना को ये पावर देता है कि China's national security organ to formally operate and set up institution in Hong Kong। दूसरी चीज ये आ गई कि अभी 2020 की अगर हम बात करें तो सितंबर में हांगकांग में चुनाव होने वाले हैं और चाइना को कहीं ना कहीं ये डर है कि यदि डेमोक्रेट्स का कंट्रोल हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हांगकांग पर इस तरह से शिकंजा कसना। तो लिहाजा आनन फानन में ये लॉ निकाल दिया गया। आर्टिकल 23 जैसा मैंने बताया इसका सहारा लिया गया क्योंकि इसमें इस तरह के वर्ड आए थे। और आर्टिकल 18 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। आर्टिकल 18 क्या कहता है, देखते हैं आर्टिकल 18 में। अंडर आर्टिकल 18 ऑफ बेसिक लॉ, नेशनल लॉज कैन बी अप्लाइड इन हांगकांग इफ दे आर प्लेस्ड इन एनेक्स 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, एंड मस्ट बी कन्फाइंड टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड मैटर्स आउटसाइड द लिमिट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द रीजन। साफ साफ इसमें लिखा है कि वो सारे मामले जो डिफेंस से रिलेटेड है, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है और जो क्षेत्र की ऑटोनॉमी है उसकी लिमिट के आउटसाइड है, उसकी लिमिट्स के बाहर है, उन सारे मामलों को कहां रखा जाएगा? एनेक्स 3 में रखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से एंटी चाइनीज वक्तव्य आ रहे हैं हांगकांग की तरफ से। तो चाइना इस चीज को उसने क्या बना दिया कि भाई ये सिक्योरिटी का मुद्दा है और चूंकि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है इसलिए पीस स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो पीस स्टैब्लिश करने के लिए हमें एक लॉ लाना पड़ेगा। चूंकि 18वें आर्टिकल में और 23वें आर्टिकल में इस तरह विजन है कि सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स पर जो एनपीसी है वो लॉ ला सकती है, तो चाइना ने यही मुद्दा उठाया और इन सारे मुद्दों को एक तरह से एनेक्स 3 में रखा और एनेक्स 3 में रखने के बाद डिप्लोमेटिक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग के लिए पास कर दिया। 18वें आर्टिकल में साफ साफ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे इन द इवेंट दैट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस डिसाइड्स टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ वॉर और बाय अ रीजन ऑफ टर्मोइल within the Hong Kong Special Administrative Region which endangers national unity or security and is beyond the control of the government of the region। देखिए ये यहाँ पे कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रीजन आउटसाइड द लिमिट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ रीजन, इस चीज को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कर रहा है। डिसाइड्स दैट द रीजन इज इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, द सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट मे इशू एन ऑर्डर अप्लाइंग इन द रेलेवेंट नेशनल लॉ इन द रीजन। तो 18वें आर्टिकल में सिक्योरिटी को लेकर, टर्मोइल को लेकर और ऑटोनॉमी जिन जिन क्षेत्रों में दी गई है उसके बाहर के अगर मुद्दे हैं
तो इन मुद्दों के ऊपर अगर खतरा होगा, तो चाइना की जो गवर्नमेंट है, वो कोई भी नेशनल लॉ हांगकांग पर इम्पोज कर सकती है, एंड दैट्स द बेस। और इसी वजह से इस आर्टिकल 18वें और आर्टिकल 23 को निशाना बनाकर नेशनल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस नेशनल लॉ के इम्पोज होने के बाद चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या फर्क पड़ेगा हांगकांग पर, ये बहुत मुद्दा है। देखिए, आज का जो टॉपिक है यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ वो स्टूडेंट जो एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लेक्चरेट के लिए, उनके जीडी जी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ क्लैट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आर्टिकल 18, आर्टिकल 23 इस तरह के जो है टर्म आए हैं। आगे देखते हैं कि क्या है इसमें, चाइना क्या कर सकती है और क्या फर्क पड़ सकता है हांगकांग पर। तो ये चीज देखिए, वन ऑफ द मोस्ट कंसर्निंग एलिमेंट ऑफ द लॉ इज दैट they enable Chinese national security organs to establish agencies in Hong Kong when needed। यानी अब पूरी तरह से वॉच डॉग चाइना हो जाएगा हर एक्टिविटीज के ऊपर जो हांगकांग में हो रही है, क्योंकि एजेंसी बैठा दी जाएंगी। और ये एजेंसी कैसी हो सकती है? सिक्योरिटी फोर्सेस हो सकती है, सीक्रेट पुलिस हो सकती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो सकती है, और देखिए ये सबसे बड़ी चीज है, सेपरेट कोर्ट एस्टैब्लिश्ड टू हियर रिलेटेड केसेस। एक तो आपने लॉ बना दिया, कुछ वर्ड्स उसमें डाल दिए गए, उसमें जो है सेडिशन का वर्ड आ गया, ट्रीजन का वर्ड आ गया, सेसेशन का वर्ड आ गया, सबवर्जन का वर्ड आ गया, कहीं कहीं टेररिज्म का भी वर्ड आ गया। तो यदि कोई प्रोटेस्ट करता है किसी चीज को लेकर, किसी लॉ को लेकर, तो कोई ना कोई वर्ड आप उस पर थोप देंगे। और चूंकि वहां पर सेपरेट कोर्ट बनाए जा सकते हैं जो चाइनीज जजेस के द्वारा गवर्न किए जाएंगे, तो आपको लगता है कि क्या वहां फेयर जस्टिस हो पाएगा? नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बेसिक लॉ का क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच, द प्रेस एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बची रहेगी या प्रेस को आजादी मिलेगी? हमारे यहाँ सारे लोगों को भी आजादी दी गई, फिर भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की हालत बहुत खराब है। जबकि आप देखते हो कि कोई भी कुछ बोल देता है। तो आप समझते हो कि चाइना किसी को बोलने का मौका देगा? आर्टिकल 27 ब्रीच हो जाएगा। आर्टिकल 75 जो डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 45 में साफ साफ ये लिखा गया है, अल्टीमेट एम इन सेलेक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव शुड बी यूनिवर्सल सफरेज। यानी चुनाव के द्वारा अधिकार है चीफ एग्जीक्यूटिव को चुनने का। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारी जो आर्टिकल्स हैं वो खत्म होने के चांसेस हैं। अगर चाइना ने अपना वादा नहीं रखा कि ऑटोनॉमी को अगले 50 सालों तक पूरी तरह से आजादी दे देगा, तो ये सारे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं कि चाइना वहां पे अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको रख देगा, नेशनल सिक्योरिटी कोड बना सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैन कर सकता है, और ये जो प्रो डेमोक्रेसी क्रेटिक पार्टीज हैं और जो लोग हैं इनको जेल में बंद कर सकता है, इन पर बैन लगा सकता है। ये तो आप देख रहे हैं कि नेशनली आप इंटरनल जो मैटर हैं उन पर किस तरह से शिकंजा कस दिया गया है। अगर हम बाहर की बात करें, जैसे हांगकांग की अगर हम बात करें, हांगकांग का यूएस के साथ बहुत अच्छा ट्रेड जो है रिलेशन है, तो ये भी अफेक्टेड हो जाएगा। जैसे देखते हैं इसमें, हांगकांग ट्रेड विद द यूएस वुड सफर अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इफ टैरिफ्स वेयर टू बी इम्पोज्ड। आपको पता है, जैसे 2018 की हम बात करें तो 66 बिलियन का जो है आपस में ट्रेड हुआ था। लेकिन अगर ये फॉरेन अफेयर्स, चूंकि फॉरेन अफेयर्स का मुद्दा जो है चाइना गवर्नमेंट के पास है, और आप देख रहे हैं कि पिछले साल से लगातार यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर कितना जबरदस्त है। तो जैसे ही ये जो है क्या कहते हैं सारी चीजें चाइना अपने हाथ में लेगा, तो बहुत जो है क्या कहते हैं चांसेस है कि जो टैरिफ प्लान्स है वो बहुत हार्ड कर दिए जाएंगे। तो यूएस का हांगकांग के साथ जो ट्रेड है वो ट्रेड भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। दूसरी चीज, अभी तक क्या होता था कि जितने भी लोग हैं वो हांगकांग को क्या समझते थे? हांगकांग इज अ ऑटोनोमस स्टेट। लेकिन अभी क्या हो गया? ऑटोनॉमी तो खतरे में पड़ गई ना।
The international community's perception of Hong Kong as an autonomous and attractive place to do business could be affected. बिल्कुल affected हो जाएगा। आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि किस तरह से हांगकांग एक फाइनेंशियल हब है, जिसमें बहुत बड़े-बड़े फाइनेंशियल जो है कंपनीज के ऑफिस हैं, हेड ऑफिसेज हैं। तो चूंकि ऑटोनॉमी अब खतरे में पड़ गई है, चाइना के होंगे उन नॉर्म्स पर कंपनियों को काम करना पड़ेगा, तो अब वहां बिजनेस के जो अवसर हैं वो भी काफी कम हो जाएंगे। आई होप आज की वीडियो में कई सारी इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की। इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए ताकि मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट ला सकूं, और साथ साथ अपने सारे दोस्तों को ये शेयर करिए और उनसे कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये जो नॉलेज है ये नॉलेज उन तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना। थैंक यू।